NH 52 रतन नगर क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर का एसपी ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। सगे भाई ने ही मंदबुद्धि भाई की कर दी थी हत्या। चूरू के रतन नगर थाना क्षेत्र में NH 52 पर 3 दिन पहले मिट्टी में दबे मिले अज्ञात युवक के शव मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक के सगे भाई को गिरफ्तार किया है। एसपी जय यादव ने बुधवार को एसपी दफ्तर में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। एसपी ने शाम 5 बजे करीब बताया कि मृतक की पहचान 24 वर्षीय विकास के रूप में हुई थी, जो मंदबुद्धि था। जांच में सामने आया था कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे भाई अंकित ने ही की थी। आरोपी झुंझुनू जिले के धीरासर का निवासी है। विकास के मंदबुद्धि होने से परेशान आरोपी अंकित ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। घटना के दिन आरोपी अंकित अपने भाई विकास को बाइक पर बैठाकर चूरू लेकर आया। इससे पहले बिसाऊ में उसने अपने भाई विकास को शराब पिलाई और NH 52 पर रतननगर क्षेत्र में सुनसान स्थान पर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छुपाने के लिए शव को आंशिक रूप से मिट्टी में दबा दिया गया। दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों को शव की जानकारी हुई थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। FSL टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस ने करीब 200 CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर शव की शिनाख्त की और आरोपी तक पहुंच बनाई। एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस टीम की सतर्कता से 3 दिन में ही मामले का खुलासा कर लिया गया। आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। जब हमने इसके भाई से पूछताछ करी तो उसने कबूल कर लिया कि जो अंकित कुमार मेघवाल इसका सगा भाई जो है कि मैंने ही इसकी हत्या करी गई है और मेरे साथ और भी लोग थे, उसमें एक नाबालिग भी है जिसकी निजता के बारे में हम जांच कर रहे हैं। नया बस स्टैंड चौराहा के पास कैंपर गाड़ी ने पैदल सड़क पार कर रहे बालक को मारी टक्कर, घायल को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के नया बस स्टैंड चौराहा के पास एक कैंपर वाहन की टक्कर से पैदल सड़क पार कर रहा एक 9 वर्षीय बालक घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस से बुधवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार घायल 9 वर्षीय बालक गांव रायपुरिया का रहने वाला है, जो वर्तमान में चूरू की वन विहार कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रह रहा है। बताया गया कि गौरव नया बस स्टैंड के पास स्थित दुकान से सामान लेकर लौट रहा था और सड़क पार कर घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान नया बस स्टैंड चौराहा के पास एक कैंपर वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा और घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद कैंपर चालक ने मानवता दिखाते हुए घायल बालक को निजी एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने घायल का प्राथमिक उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार बालक के पैर में चोट आई है, हालांकि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर बालक के पिता भी अस्पताल पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने बताया कि कैंपर चालक मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि घायल को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया है। जिले में खतरनाक मांझे या धागे की बिक्री और उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध, तय समय में होगी पतंगबाजी। जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। चूरू जिले में आमजन की सुरक्षा, पशु पक्षियों के संरक्षण और विद्युत आपूर्ति को बाधा रहित बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने बुधवार को आदेश जारी कर चूरू जिले की राजस्व सीमा में नायलॉन, चाइनीज, धातु मिश्रित, सिंथेटिक और प्लास्टिक से बने खतरनाक मांझे या धागे की थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक जारी आदेश के अनुसार ऐसे खतरनाक मांझे विद्युत लाइनों में फंसकर बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। वहीं आमजन, पशु पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। विशेषकर पक्षियों के घायल होने और मौत की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था यदि इस प्रकार के मांझे का निर्माण, भंडारण, परिवहन, विपणन, विक्रय या उपयोग करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की अवहेलना दंडनीय अपराध होगी तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही आमजन के स्वास्थ्य और पशु पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पतंगबाजी के समय भी निर्धारित किए गए हैं। आदेश के अनुसार पतंगबाजी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही की जा सकेगी। सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक की अवधि में पतंग उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
गांव बूंटिया के घर पर हमला कर मारपीट व फायरिंग का आरोप, सदर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव बूंटिया में एक परिवार पर जानलेवा हमला करने, घर में तोड़फोड़, मारपीट और हवाई फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में गांव बूंटिया के श्रवण कुमार ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। बुधवार दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि रात करीब 1:30 बजे वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। तभी भरत कस्वां, किशन, मनोज, पवन कस्वां सहित 8-10 अन्य लोग एक कैंपर वाहन में सवार होकर उनके घर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों और पत्थरों से घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और बाहर खड़ी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। घर में पत्थर फेंके जाने से कांच की खिड़कियां टूट गई। शोर सुनकर श्रवण कुमार और उनकी पुत्री बाहर आए तो आरोपियों ने एक राय होकर घर में घुसकर गाली गलौज शुरू कर दी और युवती के साथ अभद्रता करते हुए उसे जबरन कैंपर में डालने का प्रयास किया। परिजनों के विरोध करने पर आरोपियों ने युवती के साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर और हाथ में चोटें आईं। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान भरत कस्वां ने पिस्तौल निकालकर हवाई फायर किया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। गोली की आवाज और शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी धमकियां देते हुए फरार हो गए। श्रवण कुमार ने बताया कि उसके बेटे ने आरोपियों को कैंपर धीरे चलाने के लिए टोक दिया था, इस वजह से उन्होंने घर पर हमला किया। पीड़ित परिवार ने सदर थाना में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे पहले बच्चे ना कुटियो, फिर भी टाइम बीत गयो। टाइम बीतने के बाद मैं आराम हो सूत्या और सूत्या समेत करीबन 1:30 बजे के लमसम 2 कैंपर आई, आकर अचानक रुकी, धड़ाधड़ हुई। जो मैं भी बारह देखो खोल के तो वह खेचा तानी करा लगा। फिर मैं भाईडा ने फोन करियो तो भाईडा आने पहली वह 10 मिनट पहले बाज गया और फायर करिया 3। जो मेरे लड़को एक छात पर हो, वो ये झुक के देखो तो बीकानी गोली चला दी। वो 2 बार झिझक के ओट हो और फिर ऊपर फायरिंग करी, 3 बार फायरिंग करी है और फिर जाता रहा। और गाड़ी का मैंने खोरिया लठे और ए भरेड़ा वह मेरे घर दबा दब मार के और मेरे सगड़ोड़ को फोड़ दियो। मेरी एक तो जीप है जिकी को बेहाल कर दियो और एक मेरा जंगलो है भी का सारा शीशा तोड़ दिया। एक मेरी मैन है जिकी जोड़ी जिकी जाली आ रही भी का मार के लठे भी खत्म ही कर दी। लठे और वो 2 अंगन पिस्तौल पे दिखाने लाग रहा और भी एक लठो जो भी वो दबा दब लाग रही और अन्य जगह खोरिया फेंकने लाग रहा। तो किशन उर्फ उमाराम और दूसरो है पवन जो विजय कुमार है और तीसरो है मनोज एंड टांटिया और चौथो है भरताराम स्नोक बिगा दुर्गाराम। ऐसा 4 सदस्य तो मैन आ और बाकी अन्य का माइन आ 12-13 जगह पिकअप में भरिया पड़ा जगह खोरिया और भाठा पे फेंकने लाग रहा। तारी क्या रंजिश है? तो मारी कोई रंजिश को नहीं, वह खाली पीड़ा और मारो लड़को कह दियो कि यार धीरे चालो नहीं अटक गुचरिया बहुत है वह मर जाएगा। ई वजह से लेके वह रंजिश बना ली और कोई रंजिश को नहीं, पुरानी मारी कोई रंजिश को नहीं। अरावली संरक्षण की मांग को लेकर इंद्रमणि पार्क से निकली रैली, एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण की मांग को लेकर शहीद भगत सिंह युवा क्रांतिकारी मंच के तत्वाधान में बुधवार को चूरू में जन आंदोलन आयोजित किया गया। इस दौरान मंच से जुड़े युवाओं, किसानों, पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट सर्किल तक शांतिपूर्ण रैली निकाली। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करो जैसे नारे लगाए। रैली कलेक्ट्रेट सर्किल तक निकाली गई, जिसके बाद एसडीएम सुनील कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने दोपहर 12 बजे करीब बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जो राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के पर्यावरणीय संतुलन की आधारशिला है। ये पर्वतमाला भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जैव विविधता की रक्षा और मरुस्थलीकरण को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। ज्ञापन में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत अरावली की वर्तमान परिभाषा पर
पुनर्विचार की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि यदि अरावली को सीमित तकनीकी या संख्यात्मक मापदंडों में बांधा गया तो इसके बड़े भूभाग के संरक्षण से बाहर होने का खतरा है, जिससे अवैध खनन, वनों का क्षरण और जल संकट गहराएगा। प्रदर्शनकारियों ने अरावली पर्वतमाला को उसके संपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ स्थायी संरक्षण देने तथा अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इसे जनहित और राष्ट्रहित से जुड़ा अहम मुद्दा बताया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली की श्रृंखला में नहीं माने जाने के कारण उसमें अवैध खनन प्रारंभ हो जाएगा। खनन होने से धूल, प्रदूषण और मानसूनी वर्षा की कमी रहेगी। इसीलिए यह हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। वन्य जो जीव है उनका आवास खत्म हो जाएगा। आवास खत्म होने से मानव और वन्य जीवों का संघर्ष होगा, जो प्रकृति, प्राणी और मानव समुदाय के लिए अच्छा नहीं। इसलिए केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। आज हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अंदर 100 मीटर से अधिक ऊंचाई की जो पहाड़ियां है वही अरावली है, तो वो तो 8% ही है, बाकी 92% तो 100 मीटर से कम ऊंचाई की है। अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को नष्ट किया जाता है, वहाँ खनन कार्य किया जाता है, तो देश के अंदर प्राकृतिक रूप से पर्यावरण दृष्टि से काफी परिवर्तन होंगे जो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगे। इसी के विरोध में आज हमने लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया।